है ना। तो आज हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम फंक्शन करता है। पहले तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम बोल रहे हैं, मतलब एक सिस्टम का बात कर रहे हैं। जब भी हम लोग किसी सिस्टम का बात करते हैं मीन्स उसमें एक से अधिक ऑर्गन होंगे, है ना, जो मिलजुल करके किसी पार्टिकुलर मकसद के लिए काम करते हैं। तो यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम है, तो इसमें जितने भी ऑर्गन हैं, ग्रुप ऑफ ऑर्गन, दे फंक्शन फॉर अ पार्टिकुलर जॉब एंड दैट इज रेस्पिरेशन। ठीक है, एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में, वेरी गुड रौनक, कोऑर्डिनेटेड मैनर में वो काम करते हैं और उनका मेन मकसद क्या है? रेस्पिरेशन। अब बात कर रहे हैं कि रेस्पिरेशन तो यार सेल के अंदर होता है, तो ऑर्गन में रेस्पिरेशन कैसे? तो ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये कौन सा रेस्पिरेशन कर रहा है, कोई बताएंगे? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, वेरी नाइस। इसको एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोलते हैं, मींस एक्सचेंज ऑफ गैस। और जो सेलुलर रेस्पिरेशन है उसको इंटरनल रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो एक्सटर्नल और इंटरनल दो प्रकार का रेस्पिरेशन, और दोनों का डिफरेंस है जो पूछा जा सकता है, आपके नोट्स में लिखा हुआ होगा, है ना। एक्सटर्नल और इंटरनल का डिफरेंस, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन क्या है और इंटरनल रिस्पायरेशन क्या है। फिर से क्लास 9 में हम बताए थे कि जब भी डिफरेंस लिखना है तो हम लोगों को इस प्रकार से करके लिखना चाहिए, इंटरनल रिस्पायरेशन क्या है और एक्सटर्नल रिस्पायरेशन क्या है, ऐसे करके डिफरेंस लिखेंगे हमेशा। किसी का भी डिफरेंस लिखना हो तो ऐसे ही लिखेंगे हम लोग, ठीक है। एकदम दिमाग में इस बात को बिठा लेना है कि डिफरेंस लिखना है मतलब इसी प्रकार से कॉलम बना के लिखना है, और जिस तरह का पॉइंट हम इसमें लिखेंगे उसी प्रकार का पॉइंट इसमें लिखना है। साउंड स्लो हो गया, अच्छा मैं कोई इन्होंने घूम गया हूँ, अब ठीक है। तो चलिए, इंटरनल रिस्पायरेशन में क्या होता है? तो इंटरनल रिस्पायरेशन में होता है रिलीज ऑफ एनर्जी, ठीक है। एक्सटर्नल रिस्पायरेशन में क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैस होता है। इंटरनल रिस्पायरेशन में रिलीज ऑफ एनर्जी होती है, इसमें एक्सचेंज ऑफ गैस होता है। इंटरनल रिस्पायरेशन कहाँ होता है? लोकेशन का बात, तो ये होता है सेल के अंदर। ये कहाँ होगा एक्सटर्नल रिस्पायरेशन? किसी पार्टिकुलर ऑर्गेन या ऑर्गन सिस्टम में। हम लोगों में ना लंग्स है, किसी में गिल्स है, किसी में स्टोमाटा है, किसी में रूट हेयर है, तो एक स्पेशल ऑर्गन हो गया ना, तो ये किसी स्पेशलाइज ऑर्गन के थ्रू होता है, और ये कहाँ हो रहा है? सेल में। तीसरा पॉइंट ये लिख सकते हैं कि इंटरनल रिस्पायरेशन लगभग सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में सिमिलर होता है। मनीष, हाँ मनीष का नाम देखो अभी आया। मनीष, अब तुम देखो बाबू कि तुम्हारे नाम के आगे ना क्लास है, ना सेक्शन है, ना रोल नंबर है, बाकी बच्चों के आगे नाम के लिखा हुआ है ना, तो तुम इसी प्रकार से अपने नाम के आगे सब कुछ लिख लोगे, अपना क्लास भी, रोल भी और सेक्शन भी, ठीक है। नेम वाले कॉलम में ही लिख लोगे। क्या बता रहे हैं हम गधे? हम बोल क्या रहे हैं तुमको, समझ में आ रही है बात? ना, नाम के साथ ही सब कुछ लिख लोगे तो यहां पे दिखेगा, नाम दिख रहा है ना, तो नाम के बगल में सबका दिख रहा है नहीं, तुम्हारा कहीं नहीं दिख रहा है क्योंकि तुम नीचे कॉलम में लिखे होगे। हाँ, नेम वाले कॉलम में ही सब कुछ लिख लो, ठीक है। बाकी और बच्चे जो ऐसे ही खाली नाम के साथ जुड़े हुए हैं वो भी ऐसे ही कर लीजिएगा, नहीं तो यार हम पिक आउट कर देंगे, बाहर निकाल के फेंक देंगे फिर। इसलिए हम जुड़ने दिए हैं ताकि आपको हम ये बात समझा सकें कि कैसे लिखना है। सही बच्चों को देखिए नाम के साथ क्लास रोल सब दिखता है, वैसे ही आपका भी नाम वाले कॉलम में सभी कुछ लिख लो। डन। चलिए चलिए यहाँ तक। तो तीसरा पॉइंट हम लोग क्या बात कर रहे थे कि ये सभी में इंटरनल रिस्पायरेशन सभी में कॉमन होता है, लेकिन एक्सटर्नल रिस्पायरेशन का प्रोसेस सब में अलग अलग होता है। लंग्स में प्रोसेस अलग है, गिल्स में प्रोसेस अलग है, रूट हेयर में अलग प्रकार से, ठीक है। तो हर एक ऑर्गेनिज्म अलग अलग प्रकार से एक्सटर्नल रिस्पायरेशन करता है। इंटरनल रिस्पायरेशन एक प्रकार से बायोकेमिकल प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है ये? बायोकेमिकल प्रोसेस, ठीक है। एक्सटर्नल रिस्पायरेशन कैसा प्रोसेस है पता है? फिजिकल, वेरी करेक्ट, इट इज फिजिकल प्रोसेस। ये भी एक डिफरेंस हो गया हमारा। तो इस प्रकार से 3-4 डिफरेंस आपका हो गया है जो आप याद कर लीजिएगा, नोट्स में लिखा हुआ होगा, ठीक है। तो हम लोग इसी एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, जिसको एक्सचेंज ऑफ गैस बोल रहे हैं, इसी का बात करेंगे यहाँ पे। रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब किस रेस्पिरेशन का बात करने जा रहे हैं? एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, एक्सचेंज ऑफ गैस का बात करने जा रहे हैं। किसमें? तो यहाँ पे एच स्टैंड्स फॉर ह्यूमन, ठीक है। तो ह्यूमन में एक्सचेंज ऑफ गैस कैसे होगा
आज इसको समझते हैं हम लोग। चलिए, ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम, इसमें कौन कौन से ऑर्गन होंगे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं, ठीक है। मानव में कौन कौन से ऑर्गन होंगे पहले ये समझ लेते हैं। वो सारा ऑर्गन चूंकि हमारा ही अपने बारे में ही स्टडी कर रहे हैं। जब अपने बारे में स्टडी करना हो तो एक तो इंटरेस्ट ऐसे ही जाग जाता है, और बहुत कुछ अपने बॉडी में हम लोग फील कर सकते हैं। देख तो नहीं सकते हैं ऐसे, कह रहे लंग्स है, देखेंगे थोड़ी ना वैसे, बट वी कैन फील, ठीक है, समझ रहे हो। और डायग्राम आपका बना हुआ होगा ही, तो डायग्राम में देख लेना है, अपने बॉडी में उसको सेट कर लेना है। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे छोटे छोटे बच्चों को याद करवा देते हैं ना हम लोग, आई, ईयर, नोज, टंग, टीथ, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, ठीक है। तो जैसे ही पूछोगे बच्चा से आई कहाँ है, फट से बता देगा आई, ईयर, टीथ, टंग। वैसे ही हम लोग को भी वो सारे बॉडी पार्ट्स, क्योंकि हमारे बॉडी पार्ट्स हैं थोड़े से इंटरनल वाले हैं, तो क्या हुआ, याद कर लेना है, ठीक है। तो जो बच्चा लोग करता है वही हम लोग करने जा रहे हैं अभी, अपने बॉडी पार्ट्स को याद करना है। तो क्या क्या बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व है इसमें भाई, बाहर से ही शुरुआत करते हैं। सबसे बाहर में कोई चीज दिखता है, सांस लेवेला, नोज, ठीक है, नोज। अगर कभी कभार सर्दी हो जाती है तो नाक हमारा बंद हो जाता है, फील किए होंगे कि कई नाक को हमारा बंद हो जाता है सर्दी के कारण, तो एकदम कैसे सांस लेते हैं फिर, माउथ से। या फिर कभी दौड़ रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, तो उस टाइम में लगता है ना कि और ज्यादा हमको ऑक्सीजन चाहिए, तो ये नाक का छेद छोटा लगने लगता है, तो उस वक्त नाक मुंह सभी मिला जुला के सांस लेना शुरू कर देते हैं, समझे। यानी कि नाक हो या मुंह, दोनों के थ्रू एयर इंटर कर सकता है। और कैसे बंद हो जाता है, क्योंकि उसमें म्यूकस आ जाता है, सर्दी वर्दी हो जाती है, कोल्ड एंड कफ हो जाता है, तो जम जाता है ना, इसमें के बीच में म्यूकस आ जाता है। अब म्यूकस आ गया तो रास्ता जाम, इसलिए बंद हो जाता है। तो चलिए, अब इस प्रकार से नेजल कैविटी के थ्रू एंट्री मारे, चाहे माउथ कैविटी के थ्रू एंट्री मारे, अब वो एयर एंट्री मार के पहुंचना चाहेगा हमारे अगले ऑर्गन, यानी कि फैरिंग्स से होते हुए विंड पाइप की ओर। लेकिन फैरिंग्स तक पहुंचने के पहले ही वो वहां तक पहुंचना चाहता है, हम लोग ये बात कर रहे हैं कि फैरिंग्स पहुंचेगा, उसके बाद फिर वो विंड पाइप में जाना चाहेगा। लेकिन फैरिंग्स तक पहुंचने के पहले ही अगर हम लोग नोज के थ्रू एयर इनहेल कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, मुंह से भी लेते हैं, लेकिन अगर नाक के थ्रू सांस लेते हैं ना, तो फैरिंग्स तक पहुंचने के पहले ही एयर के साथ 3 प्रोसेस हो चुका होता है, ठीक है। क्या क्या प्रोसेस होता है एयर के साथ, तो सबसे पहले होता है एयर का फिल्ट्रेशन, ठीक है। बहुत सारा डस्ट फर्स्ट रहता है एयर में, तो पहले एयर को फिल्टर किया जाता है। एयर को फिल्टर करने के लिए हमारे नेसल कैविटी में छोटे छोटे हेयर होते हैं, है ना, चलिए। तो फिल्ट्रेशन ऑफ एयर बाय नेजल हेयर, पहला काम ये हुआ। दूसरा होता है मॉइस्टनिंग, मॉइस्टनिंग ऑफ एयर। बाहर में एयर ड्राई भी हो सकता है और ह्यूमिड भी हो सकता है। अगर ह्यूमिड एयर है, ह्यूमिड कहने का मतलब अगर मॉइस्चर वाला है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ड्राई एयर हो, मॉइस्चर की कमी हो, और वो एयर हमारे लंग्स में चला जाए, तो हमारे लंग्स का मॉइस्चर लेकर के उड़ जाएगा ना, तो हमारा लंग्स ड्राई हो जाएगा, समझ रहे हो। जैसे कपड़ा के ऊपर अगर ड्राई एयर हम लोग देते हैं तो कपड़ा सूख जाता है कि नहीं, वैसे ही अगर लंग्स के अंदर ड्राई एयर एंट्री मारे तो हमारा लंग्स का एयर, पानी भी क्या होने लगेगा, धीरे धीरे जो लंग्स में गीलापन होना चाहिए वो ड्राई होने लगेगा, ठीक है। तो लंग्स हमारा ड्राई ना हो जाए, इसके लिए जो ड्राई एयर है उसी को मॉइस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो उसको मॉइस्ट करने के लिए क्या है हमारे नेसल कैविटी में, तो म्यूकस का लेयर है, ठीक है। म्यूकस का एक लेयर प्रेजेंट रहता है ऑलवेज, ठीक है। जब चाहे तो वो म्यूकस हम लोग निकाल सकते हैं, क्लियर। चलिए, इसके बाद तीसरा काम जो होता है वो होता है एयर का टेम्परेचर रेगुलेशन। सिर्फ वार्मिंग बोलेंगे ना तो कहीं कहीं वो लगता है कि गड़बड़ टाइप का बात बोल रहा है, ठीक है। टेम्परेचर रेगुलेशन वर्ड का इस्तेमाल करें तो कहीं ज़्यादा सुटेबल है। मोस्ट ऑफ द टाइम वार्मिंग किया जाता है, सही बात, लेकिन टेम्परेचर रेगुलेशन बात बोले हम लोग ज़्यादा सुटेबल है, क्योंकि अगर हम लोग ठंडा के मौसम की बात करते हैं, देखिए सब ऐसा बात करेंगे हम लोग फील किए हैं, ठंडा के मौसम में हम लोग
हाथ पैर ये वो सब कुछ ढाप चाप के रखते हैं, है ना। लेकिन अपने नाक के ऊपर हम लोग मफलर नहीं लगाते। आजकल तो जमाना हो गया है मास्क लगाने का वाला चीज़ है, ठीक है। तो अगर नाक के ऊपर हम लोग मफलर नहीं लगाए, नाक को टोपी नहीं भी पहनाए हैं, तब भी हमको नाक के थ्रू ठंडा नहीं लगता। वही अगर मुंह से आप सांस लीजिएगा तो आपको लगेगा कि ठंडा एयर अंदर जा रहा है, लेकिन नाक के थ्रू सांस लेते हैं ना, तो आपको ठंडा एयर का एहसास नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाके याद करो कि ऐसा कभी किए थे कि नहीं ठंडा के मौसम में। गो बैक, ठीक है। अगर आप किए होंगे तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर नाक से सांस लेते हैं ठंडे के मौसम में तो ठंडा एयर अंदर नहीं जाता है, लेकिन मुंह से सांस लेते हैं ना तो लगेगा ठंडा एयर अंदर जा रहा है, ठीक है। क्योंकि जब नाक से सांस लेते हैं तो उस वक्त नाक एक छोटा मोटा एयर कंडीशनर है हमारा, ठीक है, जो एयर के टेम्परेचर को मेंटेन कर देता है हमारे बॉडी के बराबर। कैसे कर पाता है वो? तो हमारे नेसल कैविटी में ब्लड वेसल्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, जिसमें ब्लड का सप्लाई हमेशा होते रहता है, ठीक है। और ब्लड पूरे बॉडी में, क्लास 9 में पढ़े थे हम लोग, अगर आपको याद हो तो, पूरे बॉडी में ब्लड का काम होता है टेम्परेचर को डिस्ट्रीब्यूट करते रहना, ठीक है, क्लियर। इस प्रकार से ब्लड के कांटेक्ट में जब एयर आता है तो वो एयर भी हमारे बॉडी के टेम्परेचर के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो ये सारा काम हो गया है कब? अंदर पहुंचने के पहले नेसल कैविटी में ही यह सारा काम हो चुका है, ठीक है। एक और है नेसल कैविटी से ही पॉइंट, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम का हिस्सा नहीं है, लेकिन नेसल कैविटी का बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं उसके बारे में भी। नेसल कैविटी में ही एक ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। ओल्फैक्टरी रिसेप्टर कहने का मतलब स्मेल का रिसेप्टर, ठीक है। ये हमारे नेसल कैविटी में ही होते हैं रिसेप्टर, अडर को सूंघने के लिए, अच्छा खराब जो भी हो, है ना। तो वो जिसका वो रिसेप्टर जितना बड़ा होता है उतना ज्यादा टाइप का स्मेल वो सूंघ सकता है। जैसे में कौन सा जानवर है जिसका वो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर बहुत बड़ा हो सकता है? हाँ, डॉग लिखो, कुत्ता कहने में यार ठीक नहीं लगता है तो डॉग, समझे ना बात। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो इस प्रकार से इतना सारा प्रोसेस होने के बाद, यानी कि एयर का फिल्ट्रेशन हो चुका है, मॉइस्चनिंग हो चुका है और टेम्परेचर रेगुलेशन हो चुका है, इतना होने के बाद, हाँ वुल्फ भी, क्योंकि वुल्फ डॉग एक ही फैमिली का है, ठीक है। वुल्फ और डॉग एक ही फैमिली का होता है, कैट अलग फैमिली का है। तो कैट का भी सूंघने का क्षमता है, बियर का भी सूंघने की क्षमता है, लेकिन डॉगवा इतना नहीं, समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अरे किसी किसी आदमी का भी सूंघने की क्षमता काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, किसी का सूंघने की क्षमता थोड़ा सा कम रहता है, ठीक है, तो वो अलग मैटर। अब आगे बढ़ते हैं। इतना कुछ होने के बाद अगर एयर पहुंचता है हमारे, चाहे नेसल कैविटी से होकर जाए चाहे माउथ कैविटी से होकर के जाए, वो पहुंचेगा एक चौराहे के पास, जिस चौराहे का नाम हम लोग न्यूट्रिशन के दौरान लिए थे। उस चौराहे का नाम है फेरिंग्स, फेरिंग्स नॉट द ग्लॉटिस, ठीक है, फेरिंग्स। तो ऊपर से नेजल कैविटी से, माउथ कैविटी से एयर ऐसे आ रहा है, फेरिंग्स के पास पहुंचता है, तब फेरिंग्स के नीचे फिर से दो नली, एक ठो है विंड पाइप, एक ठो है फूड पाइप, ठीक है, क्लियर। विंड पाइप भी है और फूड पाइप भी है। तो अब एयर को जाना किधर चाहिए? विंड पाइप की ओर, ठीक है। तो वो विंड पाइप की ओर ही जाता है। अगर फूड पाइप की ओर जाएगा तो क्या होगा? फूड पाइप की ओर जाएगा तो फिर से लौट के वापस आ जाएगा, क्योंकि फूड पाइप आगे जाकर के स्टमक के पास बंद रहता है, आगे रास्ता हुआ है बंद। तो एयर का एक प्रॉपर्टी होता है, रास्ता नहीं मिलेगा तो घूम करके आ जाएगा, ठीक है, फिर से घूम करके आएगा और अपना कहाँ चला जाएगा? वो विंड पाइप में। उसी विंड पाइप का नाम है ट्रैकिया, ठीक है। विंड पाइप का नाम क्या है? ट्रैकिया, क्लियर। ट्रैकिया में शुरुआत में ही मिल जाता है लैरिंग्स, नाम सुने हैं लैरिंग्स, ठीक है। देखिए कहां कहां तक ले गए हैं अभी तक हम लोग। नोज, नोज से पहुंचा फेरिंग्स, फेरिंग्स से पहुंचा ट्रैकिया, ठीक है। इसी ट्रैकिया में ही मिल जाता है हमको क्या? लैरिंग्स। ये लैरिंग्स से होते हुए ट्रैकिया में एंट्री मार रहा है। लैरिंग्स को हम लोग वॉइस बॉक्स बोलते हैं, और जिसका वॉइस बॉक्स जैसा होता है भाई, हर किसी का आवाज अलग अलग प्रकार का होता है ना, देखे ही होंगे आप ही लोग जितने दोस्त हैं सबका आवाज एक दूसरे से अलग होता है। तो हमारा
वॉइस कैसा होगा ये डिपेंड करता है हमारे लैरिंग्स के ऊपर, वॉइस बॉक्स के ऊपर, ठीक है। जिसका वॉइस बॉक्स जितना टाइट, जितना फ्लेक्सिबल होता है, आवाज़ उतना सॉफ्ट होता है, ठीक है। जितना वो थिक होगा, ज़्यादा वाइब्रेशन होगा तो आवाज़ भारी हो जाएगा। खूब ज़्यादा ये हो गया तो अमिताभ बच्चन बन जाएगा, और ज़्यादा हो गया तो अमरीश पुरी साहब बन जाएंगे वो, ठीक है। तो आवाज़ भारी या पतला होना डिपेंड करता है हमारे लैरिंग्स के ऊपर, वॉइस बॉक्स के ऊपर, ठीक है। बहुत सारे जो कलाकार होते हैं ना, जो अपना आवाज़ बदल लेते हैं, तो अगर आवाज़ बदल लेते हैं मतलब उनका कंट्रोल किसके ऊपर है? अपने लैरिंग्स के ऊपर, ठीक है। तो लैरिंग्स की नहीं वो स्ट्रेच करके अपने आवाज़ को मॉडिफाई करने का कोशिश करते हैं और कर लेते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ट्रैकिया, ट्रैकिया सिंगल ट्रैकिया है जो एयर को लेकर के आगे बढ़ रहा है। ट्रैकिया में एक और क्वेश्चन आता है कि ट्रैकिया के ऊपर एक कार्टिलेज रिंग पाया जाता है, एक नहीं लगभग होते हैं 18 से 20 कार्टिलेज रिंग उसके ऊपर पाए जाते हैं। तो वो कार्टिलेज रिंग का काम क्या है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कार्टिलेज रिंग? इट अवॉइड द सिंकिंग, ठीक है, या कोलैप्सिंग ऑफ ट्रैकिया। जब हम लोग एयर एक्सेल आउट कर रहे होंगे, इनहेल करेंगे तो पाइपा के अंदर हवा जा रहा है तो पाइपा फुलवे करेगा। जब हवा बाहर निकलेगा, एक्सेल आउट करेंगे तो पाइपा क्या होगा? पिचक सकता है ना, कोलैप्स कर सकता है। तो पिचके नहीं, कोलैप्स न हो तो उसको पिचकने से बचाने का काम कौन करता है? उसके ऊपर जो सी शेप का कार्टिलेजिनस रिंग है वो, ठीक है, समझ गए। तो ये ट्रैकिया से आगे बढ़ते हैं। ये सिंगल ट्रैकिया आगे की ओर बढ़ते जा रहा है, ठीक है। लंग्स हमारे पास कितने हैं? कितने लंग्स हैं? दो, है ना, लेफ्ट और राइट। अच्छा लेफ्ट मैंने, लेफ्ट और राइट उल्टा हो गया था मेरा, लेफ्ट और राइट दो लंग्स हैं। लंग्स के बारे में दो पॉइंट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे लंग्स, लंग्स अगर बात किया जाए तो ये किस प्रकार का ऑर्गन है? स्पंजी ऑर्गन है, ठीक है। कलर कैसा होता है इसका? रेड या पिंक, रेड या पिंक इसका कलर हो सकता है। स्पंजी ऑर्गन होता है, इसमें रेड या पिंक कलर का ये होता है। राइट लंग्स लेफ्ट लंग की तुलना में बिगर होता है, बड़ा होता है, ठीक है। यानी कि लेफ्ट लंग छोटा है। छोटा होने का कारण प्रेजेंस ऑफ हर्ट, हमारा हर्ट थोड़ा सा लेफ्ट साइड की ओर होता है, इसी वजह से लेफ्ट लंग थोड़ा सा छोटा रह जाता है, ठीक है। लंग्स हमारा किस प्रकार का ऑर्गन है, यानी कि काम क्या है उसका, फंक्शन वाइज किस प्रकार का ऑर्गन है ये? एक्सक्रीटरी नहीं रौनक, रेस्पिरेटरी, दोनों रौनक में साथ रिप्लाई किया, ठीक है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, ठीक है, जो एक्सटर्नल रिस्पायरेशन में या एक्सचेंज ऑफ गैस में हेल्प करता है। लंग्स का फंक्शनल यूनिट क्या है? व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स? वेरी गुड विमलेश, रौनक भदानी, रौनक, एल्वियोली, ठीक है, एल्वियोली है। चलिए तो इतना कुछ हम लोग लंग्स के बारे में डिस्कस किए, जो ऑब्जेक्टिव रूप में पूछा भी जा सकता है, नहीं भी पूछा जा सकता है, सब जीके वाला चीज है। आपको पता होना चाहिए अपने लंग्स के बारे में, अपने बॉडी पार्ट्स के बारे में, है ना। चलिए आगे, अब पहुंचते हैं हम लोग लंग्स तक। ट्रैकिया में अभी थे तो बात कर रहे थे सिंगल ट्रैकिया आ रहा है, अब आगे उसको दो गो लंग्स में बंटना है भाई, ठीक है। तो एक ही गो दूगो में कैसे घुसेगा भाई? तो वो दो ब्रांच में बट जाता है। तो ट्रैकिया जब दो ब्रांच में बटेगा तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? दोनों ब्रांच को ब्रोंकाई, ठीक है। ब्रोंकस सिंगुलर हुआ, ब्रोंकाई प्लूरल हो गया। अब रेस्पेक्टिव ब्रोंकाई रेस्पेक्टिव लंग में एंट्री मारेगा, यानी कि राइट ब्रोंकस राइट लंग में और लेफ्ट ब्रोंकस लेफ्ट लंग में एंट्री मारता है, ठीक है। एंट्री मारने के बाद अब वो ब्रोंकस या ब्रोंकाई आगे जाकर के फर्दर और डिवाइड कर जाता है, छोटा छोटा फाइन फाइन ट्यूब्स। एक ही ट्यूब ऐसे आ रहा है तो सब जगह थोड़े पहुंचाएगा वो, तो ये एक सिंगल ट्यूब बहुत सारे ट्यूब्स में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे एक हमारे गली मोहल्ले तरफ एक तो मेन रोड आता है, तो एक ही रोड पर सब गलियां थोड़े घूमते रहता है कि उस गली से ब्रांचिंग निकलता, उस रोड से ब्रांचिंग निकलता है। तो वैसे ही अगर ये ब्रोंकाई है, ये और भी ज़्यादा ब्रांच्ड हो जाए तब इसके ब्रांचिंग को क्या बोलेंगे हम लोग? ब्रोंक्यूल, ठीक है। ये ब्रोंक्यूल और ज़्यादा ब्रांचिंग हो जाएगा इसके अंदर तो एल्वियोलर डक्ट बोलते हैं, ठीक है। और एल्वियोलर डक्ट फाइनली एल्वियोली
या एल्वियोलर सैक तक पहुंच जाता है। ठीक है। एल्वियोली कैसा होता है? तो एल्वियोली होता है ग्रैप्स के जैसा, अंगूर के जैसा छोटा छोटा स्ट्रक्चर। क्लियर? तो एक ठो अंगूर है तो एल्वियोली, और ग्रैप्सवा कहीं बार गुच्छे में रहता है ना, ऐसे रहता है कि नहीं, तो उस ग्रैप्स यानी कि एल्वियोली के गुच्छा को हम लोग क्या बोल देंगे? एल्वियोलर सैक बोल देते हैं, या एल्वियोलस बोल देते हैं। ठीक है, एल्वियोलस या एल्वियोलर सैक। ठीक है, समझे बात यहां तक? तो यही जो एल्वियोली है, इट इज द एक्चुअल फंक्शनल यूनिट। फंक्शनल यूनिट ऑफ व्हाट? लंग्स। तो यहां तक हवा हम लोग पहुंचाइए दिए हैं। अब हमको यह देखना है कि इस एल्वियोली में एक्सचेंज ऑफ गैस कैसे होगा। हवा यहां तक पहुंच गया ना, नाक से सांस लिए, नाक में देखे क्या क्या होता है, नेसल कैविटी में क्या क्या होता है, वो सारा प्रोसेस होने के बाद फेरिंग्स के पास आता है। फेरिंग्स का चर्चा इसलिए करना जरूरी है क्योंकि फेरिंग्स के आगे ट्रैकिया भी है, और फेरिंग्स के आगे में क्या बोलते हैं, फूड पाइप भी है। ठीक है, इसी के आगे फूड पाइप भी है, लेकिन फूड पाइप में एयर जा करके भी वापस लौट करके कहाँ आ जाएगा? ट्रैकिया में ही। क्लियर? ट्रैकिया में उसको लैरिंक्स भी मिलता है। लैरिंक्स का कोई विशेष काम हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में नहीं है। अब ये ट्रैकिया आगे बढ़ता है और दो ब्रांच में बढ़ जाता है, ब्रोंकाई बोलते हैं। ये ब्रोंकाई रेस्पेक्टिव लंग्स में एंटर करता है। तो यहाँ से जो स्ट्रक्चर है, यहाँ से जो स्ट्रक्चर है, ये सारा स्ट्रक्चर किसके अंदर है? लंग्स के अंदर है ना, क्योंकि यहीं से तो लंग्स के अंदर एंट्री मार दिया था। तो ये सब लंग्स के अंदर ही पाया जाएगा, और इस लंग्स का फंक्शनल यूनिट है एल्वियोली। तो फाइनली उस एल्वियोली तक एयर पहुंच चुका है। अब हमको ये देखना है कि इस एल्वियोली में एक्सचेंज ऑफ गैस कैसे होगा। ठीक है, समझे? तो चलिए समझते हैं हम लोग एक्सचेंज ऑफ गैस एट एल्वियोली। चलिए इसके लिए हम लोग एक तो एल्वियोली बनाते हैं, मटका टाइप का एल्वियोली। ठीक है, एक तो एल्वियोली बना दिया। अब ये जो एल्वियोली है ना, दैट रिमेन सराउंडेड विथ ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, इसके चारों तरफ ब्लड कैपिलरीज पाया जाता है। तो हम लोग सिंप्लीफाई तरीके से ऐसे करके उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये ब्लड कैपिलरीज का नली हम लोग रिप्रेजेंट किए हैं। ठीक है, ये जो ब्लैक कलर से हम लोग बनाए हैं, ये क्या बना दिए? हम एल्वियोली बना दिए। डन। एक सिंगल एल्वियोली की बात कर रहे हैं। तो इस एल्वियोली के चारों तरफ ब्लड कैपिलरीज घिरा हुआ है, लिपटा हुआ है। क्लियर? ब्लड कैपिलरी क्यों होता है? क्लास 9 में हम बताए थे कि जिन जगहों पे हमारे बॉडी में, जिस भी जगह पे किसी भी मटेरियल का एक्सचेंज करना हो, वेरी गुड रौनक भदानी, है ना, जिस भी जगह पे किसी भी मटेरियल का एक्सचेंज करना हो, वहां पे हमारा ब्लड वेसल्स किस रूप में प्रेजेंट होगा? कैपिलरीज के रूप में प्रेजेंट होगा। ठीक है, ऑलवेज इस बात को रिमेंबर रखना है। यानी कि जहां कहीं भी कैपिलरी हम लोग बात करेंगे, एकदम तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि अच्छा कैपिलरी है तो कुछ ना कुछ एक्सचेंज करने के लिए ओजा परी होगा। समझे? डन यहां तक? तो चलिए समझते हैं बात। यहां पे अब क्या होगा, देखिए इसमें एक और चीज हम लोग आगे बनाएंगे। हम लोग यही ब्लड कैपिलरीज और आगे जा करके इसको मिला देंगे हम लोग कहां तक? टिश्यू तक। ठीक है, टिश्यू तक। और फिर टिश्यू से घूम करके वापस हमारे लंग्स तक ही तो ब्लड को आना है। ठीक है, ब्लड हमारा सर्कुलेट होता रहता है कि नहीं? ब्लड सर्कुलेट होता रहता है, लंग्स से अपना ऑक्सीजन उठाएगा और टिश्यू तक पहुंचाएगा, टिश्यू से CO2 उठाएगा और लंग्स तक पहुंचाएगा। यह उसका काम है। ठीक है, क्लियर? तो चलिए एक तरफ से आने का रास्ता बना देते हैं कि भाई इधर से ऐसे ऐसे आएगा तो घूम करके इधर से फिर ऐसे जाएगा भी। ठीक है, चूंकि एक साइक्लिक वे में चल रहा है काम, तो कहीं से भी शुरुआत हम लोग कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं यहीं से, एल्वियोली से। हम लोग सांस लिए थे, ठीक है, सांस लिए थे
तो हमारे एल्वियोली के अंदर इस एल्वियोली के अंदर कौन सा गैस का कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगा? एक्सचेंज ऑफ गैस में हम लोग CO2 और ऑक्सीजन का ही बात करेंगे, ठीक है। CO2 और ऑक्सीजन का ही बात करेंगे, तो किसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा इस एल्वियोली के अंदर? ऑक्सीजन ना बाबू, ऑक्सीजन, क्योंकि हम लोग एटमॉस्फेयर में सांस ले रहे हैं। एटमॉस्फेयर में 21% ऑक्सीजन है और CO2 कितना परसेंट है? 0.03%, ठीक है। तो यहां जो हम लोग सांस लेंगे तो ज्यादा अमाउंट में क्या गया हमारे लंग्स के अंदर? ऑक्सीजन गया। क्लियर? तो इधर ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा है। क्लियर? चलिए, इधर जो ब्लड कैपिलरी उसके चारों तरफ लिपटा हुआ है, इस ब्लड कैपिलरीज में ब्लड आ रहा है, ठीक है। ये ब्लड जो किस गैस को लेकर के आ रहा है? ये ब्लड टिश्यू की तरफ से आ रहा है ना। यहां पे हम लोग टिश्यू बना देते हैं। टिश्यू मतलब ग्रुप ऑफ सेल बना दिया, 2 को 3 को बना दिया तो हो गया टिश्यू हमारा। रिप्रेजेंट खाली करना है। तो वो टिश्यू तरफ से अगर आ रहा है तब कौन सा गैस लेकर के आ रहा होगा? CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? तो इस तरफ ये जो आ रहा है ना, ये CO2 लेकर के आ रहा है ढेर मनी, समझे? बहुत सारा CO2 इसके पास है। चलिए, तो 1 बाई 1 CO2 का कंसंट्रेशन एल्वियोली में ज्यादा है कि ब्लड कैपिलरीज में ज्यादा है? CO2 का सिर्फ बात करेंगे, ज्यादा कंसंट्रेशन कहां? कैपिलरीज में। जब ज्यादा कंसंट्रेशन कैपिलरीज में है तो CO2 का मूवमेंट कैपिलरीज से हो जाएगा लंग्स की ओर। समझ में आई बात? किस प्रोसेस के थ्रू होगा ये काम? डिफ्यूजन के थ्रू। क्लियर? CO2 आया कहां से ब्लड में? तो ये टिश्यू की तरफ से लेकर के आया था, क्योंकि सेल में रिस्पायरेशन का काम चल रहा था जहां पे CO2 बन रहा था। ये ब्लड उस तरफ से CO2 को लेकर के आ रहा है। तो इस कैपिलरीज में जो ब्लड है दैट कंटेन वेरी मच अमाउंट ऑफ CO2, ठीक है। इसकी तुलना में एल्वियोली में CO2 कम है, तो CO2 का मूवमेंट इधर से इधर। एक बार में एक ही गैस का बात करेंगे, दोनों साथ में करोगे तो कंफ्यूज आ जाओगे। फिर से हम बोल दे रहे हैं, तो CO2 का कंसंट्रेशन कैपिलरीज में ज्यादा, एल्वियोली में कम, तो CO2 इधर चला गया। अब बात करेंगे ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कहां पे ज्यादा? एल्वियोली में। तो ये ऑक्सीजन मूव करके कहां पहुंच जाएगा भाई? ये पहुंच जाएगा कैपिलरीज में, ठीक है। कैपिलरीज में पहुंचा। जैसे ही कैपिलरीज में ये पहुंचेगा, अब उसमें ब्लड फ्लो हो रहा है। ब्लड में एक पिगमेंट, एक सेल है, RBC जिसको कहते हैं हम लोग, ठीक है, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स या रेड ब्लड सेल, जिसका काम ही होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, ठीक है। अभी इस RBC में एक ठो ऐसा मॉलिक्यूल है जिसका काफी अच्छा एफिनिटी होता है ऑक्सीजन के साथ। उसका नाम क्या है? हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो इस RBC के पास है हीमोग्लोबिन। तो ये ऑक्सीजन जब ब्लड में पहुंचेगा तो ये पहुंचेगा RBC के पास, और RBC में जो हीमोग्लोबिन है उसके साथ जाकर के कंबाइन कर जाएगा, ठीक है। और कंबाइन करने के बाद कौन सा मॉलिक्यूल बनाता है? व्हेन ऑक्सीजन कंबाइन विथ हीमोग्लोबिन इट फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। याद रखना है इसको। क्लियर? यानी कि ऑक्सीजन यहां पे एंट्री मारा जरूर। अब यहां से आगे जब ट्रेवल करना शुरू करेगा तो किस रूप में? ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन अकर्स इन विच फॉर्म? इट अकर्स इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। सारा का सारा ऑक्सीजन उस रूप में ट्रेवल नहीं करता। कितना परसेंट करता है इस रूप में? 98%। क्लियर? अब बाकी का 2% डिजॉल्व ऑक्सीजन के रूप में, क्योंकि हमारे ब्लड में प्लाज्मा भी है, वाटर भी है, ठीक है। चलो बाइक और जाओ। हमारे ब्लड में प्लाज्मा भी है ना, प्लाज्मा मतलब वाटर, तो उस वाटर में भी तो ऑक्सीजन डिजॉल्व हो सकता है। तो 2% ऑक्सीजन डिजॉल्व फॉर्म में ट्रेवल करता है। ट्रेवल करता है मतलब किधर से किधर जाता है भाई?
ऑक्सीजन किधर से किधर ट्रेवल कर रहा है, तो एल्वियोली से ट्रेवल कर रहा है हमारे टिश्यूज की ओर। डन यहां तक क्लियर है? चलिए, तब इधर से ऑक्सीजन आ रहा था ऑक्सी हीमोग्लोबिन या फिर डिजोल्व फॉर्म में, अब ये पहुंचा है कोई भी एक टिश्यू, वहां पे ले लेते हैं ग्रुप ऑफ सेल। अब यहां पे हमको बात करना है, इधर से जो ब्लड वाई से आया, इट इज रिच इन विच गैस, ऑक्सीजन। इस सेल के अंदर, हर एक सेल का आप बात करते हैं, उस सेल के अंदर ऑक्सीजन का हमेशा डिमांड बना हुआ रहता है, क्योंकि ऑक्सीजन यूज हो रहा है। तो ये ऑक्सीजन मां एंट्री मार देगा इसके अंदर, सेल के अंदर मार दिया ना एंट्री, क्योंकि इस ब्लड वेसल्स में ऑक्सीजन ज्यादा है और सेल में ऑक्सीजन है कम। सेल के अंदर चल रहा था रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन के दौरान बन रहा था CO2। तो अगर रेस्पायरेशन के दौरान CO2 बन रहा है तो सेल के अंदर CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगा ना, समझ रहे हो आप लोग? सेल के अंदर किस गैस का कंसंट्रेशन, CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा है ना? तो ये CO2 किधर चला जाएगा, ब्लड वेसल्स में। क्लियर? जब ये CO2 ब्लड वेसल्स में पहुंचेगा तो जैसे ये ऑक्सीजन RBC पे सवार होकर के आया था ना, टिक डिक टिक डिक, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में, ये फिर से जाना चाहेगा वैसे ही, तो कोई सवारी हमको मिल जाता तो बढ़िया होता। तो ये CO2 भी हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करता है, ठीक है, लेकिन ज्यादा नहीं करता, थोड़ा ही करता है। और वो बनाता है कौन सा मॉलिक्यूल, कार्बोक्सी नहीं लिखना है, गलत, कार्ब अमीनो, कार्ब अमीनो और हीमोग्लोबिन लगा देना है, ठीक है। जब CO2 ऑक्सीजन से कंबाइन, हीमोग्लोबिन से कंबाइन करेगा तो क्या बनेगा, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। कै परसेंट, लगभग 30%, ठीक है, लगभग 30%। तो बाकी का 70% किस रूप में जाता है भाई, तो वो 70% CO2 चला जाता है वाटर के साथ डिसॉल्व होकर के। वाटर के साथ CO2 डिसॉल्व होता है तो क्या बन जाएगा, H2CO3, कार्बोनिक एसिड, है ना। तो ये कार्बोनिक एसिड के रूप में कै परसेंट, 70%। क्लियर? फिर ये पहुंचेगा यहाँ, तो वही जो प्रोसेस आगे पढ़े थे, ठीक है, यहाँ पहुंचेगा तो एल्वियोली में पहुंचेगा तो CO2 दे देगा, एल्वियोली को ऑक्सीजन ले लेगा, फिर ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट होगा, इस सेल या टिश्यू तक पहुंचेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन दे देगा, CO2 ले लेगा, ये CO2 फिर से ऐसे कंबाइन करेगा, चाहे इस रूप में जाएगा, और ये CO2 फिर से एल्वियोली तक पहुंचेगा, और ये साइक्लिक वे में होता रहता है। क्लियर? अब एक सवाल ये पूछा जाता है कि मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड इन विच फॉर्म, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में, but most of the CO2 is transported in which form, कार्बोनिक एसिड के रूप में, डिसॉल्व फॉर्म में, या कार्बोनिक एसिड के रूप में। तो सवाल यह है कि क्यों ऐसा होता है, आने के टाइम तो गैसवा आ गया हीमोग्लोबिन के साथ, लेकिन जाए घरे पनिया में कहा जाता है भाई, कारण क्या है इसका, कुछ तो कारण होगा, कारण अब बात बताते हैं हम लोग, ये पूछा जाता है, ठीक है, ये पूछा जाता है। कारण ये है कि इस ऑक्सीजन की एफिनिटी हीमोग्लोबिन से बेहद ज्यादा है, ठीक है। ऑक्सीजन की एफिनिटी, एफिनिटी मतलब लगाव, आकर्षण, दोस्ती, हीमोग्लोबिन से ज्यादा है, तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन साथ ज्यादा मात्रा में आता है। लेकिन CO2 का जितना एफिनिटी हीमोग्लोबिन से है, ये नहीं कि उसका एफिनिटी नहीं है, जितना एफिनिटी हीमोग्लोबिन से है उससे कहीं ज्यादा सॉल्युबिलिटी वाटर में है, ठीक है। तब यहां पे CO2 के साथ एक हो जाता है कि यार यहो है दोनों उसको अजीज। अब ज्यादा अजीज कौन है, तो ज्यादा अजीज इसके लिए कौन हो जाता है, वाटर। इसलिए ज्यादा से ज्यादा CO2 वाटर के साथ ही जाना चाहता है, समझ गए? डन? चलिए, इतना ही कुछ तो था एक्सचेंज ऑफ गैस में हम लोग का, ठीक है। तो कल रहेगा डाउट क्लास, ठीक है। तो कल कार्बोनिक एसिड का फिर क्या होगा, कार्बोनिक एसिड का कुछ नहीं होगा, ये कार्बोनिक एसिड यहां से यहां पहुंचेगा और वापस CO2 इधर रिलीज हो जाएगा,
और जो वाटर है वैसे ही रह जाएगा। ये खुद ब खुद डिसोसिएट हो जाता है बच्चे, ठीक है, अपने आप यहाँ जाने के बाद ये डिसोसिएट हो जाता है, यानी कि ये टेम्पररी कंपाउंड बनाता है। वुमेन का वॉइस मैन से पतला क्यों होता है सर? देखिए, अब इसमें जो मेम्ब्रेन है ना लैरिंग्स में, जिसका मेम्ब्रेन ठीक होगा उसका आवाज़ ठीक होगा, जिसका मेम्ब्रेन पतला होगा और इलास्टिक होगा उसका पतला आवाज़ हो जाएगा, समझे? तो महिलाओं का वैसे ही होता है क्लियर। और हम लोगों का थोड़ा सा भारी भरकम होता है, किसी किसी को ढेर ज़्यादा भारी होता है, इतना भारी होता है कि लगेगा यहाँ से आवाज़ चलना शुरू किया एजे जा करके गिर गया। यानी कि जो भारी आवाज़ होता है वो बहुत दूर तक ट्रेवल नहीं करता, फिजिक्स में पढ़े होंगे। और जो हल्का आवाज़ होता है बहुत दूर तक ट्रेवल करता है, ठीक है। लड़की एक बार चिचिया देगी तो ढेर दूर तक आवाज़ जाएगा, है ना। और लड़का लोग जिसका जितना भारी आवाज़ होगा, अगर यहाँ पे पढ़ा रहे हैं हम, कहीं पर होता है कि क्लास में आगे से पढ़ाते हैं तो पीछे के बच्चों को सुनाई नहीं पड़ता, और पीछे से पढ़ाते हैं तो आगे बच्चों को सुनाई नहीं पड़ता है, तो हम पीछे में खड़ा होकर के पढ़ाते हैं, है ना। मेरा आवाज़ बहुत भारी नहीं है, फिर भी लड़की से तो भारी है ही है ना जी। वहीं देखिएगा बगल में जो मैडम ने कहीं पढ़ाती हैं तो बोलेगी क्लासवा में, अब सुनाई पड़ेगा 2 क्लास आगे तक, ठीक है। ये खूब चिचिया सकती हैं वो लोग। चलो बच्चा लोग, तो फिर कल फिर मिलेंगे हम लोग, और क्या बोलते हैं, कल फिर मिलते हैं। तो जितना भी नोट्स आपके इसी में टीचमेंट पे ही नोट्स हम डाल दिए थे ना, कितने बच्चे लिख लिए हैं? नोट्स टीचमेंट पे है, कितनों को पता है? चलिए, वेरी गुड, नाइस। तो हम नोट्स व्हाट्सएप पे शेयर करने वाले नहीं हैं, ठीक है। इसी में देखोगे तो टीचमेंट खोलोगे ना तो क्लास है, ये है, रिकॉर्डिंग है, फिर ऑडिंग, टेस्ट फेस्ट लर्न फन, बहुत कुछ है। तो और आगे बढ़ोगे तो स्टडी मटेरियल मिलेगा, उसी स्टडी मटेरियल में वीडियो भी रहता है, उसी स्टडी मटेरियल में इमेज भी है, उसी स्टडी मटेरियल में डॉक्यूमेंट भी है। तो डॉक्यूमेंट में जाओगे तो वहाँ पे आपको न्यूट्रिशन का और इंस्पिरेशन का नोट्स मिल जाएगा PDF फॉर्मेट में, ठीक है। उसको ओपन करना है, डाउनलोड करके ओपन करना है और लिख लेना है, क्लियर। आप चाहे तो उसमें एक आध पॉइंट और एडिशनल, अगर आपको लगता है कुछ आपको आता है तो उसमें आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और एक आध पॉइंट अगर आप ऐड करते हैं तो आप हमको बिल्कुल बेहिचक भेज सकते हैं कि सर देखिए हमको एक आध पॉइंट और मिला हमको। क्लियर। तो कोई भी लिखते हो तो अपना बिल्कुल फिर दिखा सकते हैं हमको। तो फिर कल मिले हम लोग, चलो बाय। ओके, बाय 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 बाय। हाँ, और एक और चीज़, जो बच्चा भी जुड़ा है जिसका नाम के आगे प्रेम, प्रेम भी उसी में से है, मनीष भी उसी में से है, नाम के आगे क्या क्या लगा लेना है? नाम के आगे क्लास, सेक्शन, रोल सब लिखना है, नहीं तो निकाल देंगे। चलो बाय बाय।